अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट कंसेप्ट। हेल्थ असेसमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, जिन चीज़ों को हमने साथ लेके थ्रू आउट द बॉडी जो है असेसमेंट करनी होती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास आ जाते हैं कि नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट, कौन से बेसिक नीड है जो हेल्थ असेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हेल्थ असेसमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं और फिर इन सबको गैदर करके उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं और डॉक्यूमेंट हेल्थ असेसमेंट डाटा यूजिंग ए प्रॉब्लम। जितना भी डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है उसको हम किस तरह डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट बेसिक कंसेप्ट जो है ये 1992 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने फर्स्ट टाइम इसको फाइंड आउट किया। 1995 में हेल्थ असेसमेंट कंसिडर्ड एज बेसिक ह्यूमन राइट। 1992 में ये फर्स्ट टाइम जो है असेसमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हुई अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, और 1995 में इसको बेसिक ह्यूमन राइट बना दिया कि हर ह्यूमन का ये राइट है बेसिक। उसके अलावा हेल्थ असेसमेंट क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। हेल्थ असेसमेंट को 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। Okay, each level of prevention is based on a through assessment of the client's health as status. बेसिकली ये जो तीनों प्रिवेंशन के जो लेवल है ना, इन तीनों को हमने क्लाइंट की हेल्थ पे हम लोगों ने उसको असेसमेंट करनी है इन तीनों प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग। ये 3 लेवल्स जो हैं इनको साथ लेके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अकॉर्डिंग हमने उसकी हेल्थ की असेसमेंट कर लेनी है। जो भी उसका हेल्थ का प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है ना, उसको हमने डॉक्यूमेंट कर देना है या उसको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके अलावा आ जाता है पीरियोडिक हेल्थ असेसमेंट, नीडी टू बी परफॉर्म बाय फिजिशियन और ए नर्स। हेल्थ असेसमेंट का जो बेसिक रूल है वो कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिशियंस, और उसके अलावा नर्स परफॉर्म कर सकती है। नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट इन जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में हेल्थ असेसमेंट की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेटा। नर्स का काम क्या होता है, उसने पेशेंट से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होती है। अब वो कहता है कि पहली बात उसने नर्स ने क्या करना है, नर्स की इसमें क्या ज़रूरत है या उसकी क्या प्रैक्टिस है हेल्थ असेसमेंट में, ये हम लोग देख रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने पहला काम हमारा है उससे डाटा कलेक्ट करना। इट फोकस ऑन क्लाइंट रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ प्रॉब्लम। और उसके अलावा जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारा जो पेशेंट है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को। क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है या उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम इन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे फिर ही हम इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड द नर्स केयरफुली एग्जामिन द क्लाइंट्स बॉडी पार्ट्स टू डिटरमाइन एनी एबनॉर्मेलिटीज़। अगर नर्स जो है वो केयरफुली एग्जामिन करती है, असेसमेंट करती है पेशेंट की होल बॉडी की, तो जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी वो उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। Okay, the nurse on data from different sources which can indicate significant clinical problems. नर्स क्या करेगी, जो डाटा उसने पेशेंट से कलेक्ट किया, जितनी भी उसकी सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स थी उसको इंडिकेट करेगी और उसको शो करवाएगी। कि मतलब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसने करना क्या, उससे सारा डाटा ले लेना है, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है, उसको गैदर कर लेना, उसके लिए एक अच्छा प्लान बना सकती है, उसको एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकती है। जो भी उसकी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको उसने आइडेंटिफाई करके उसके लिए बेटर सोर्सेज उसको प्रोवाइड कर देने हैं। हेल्थ असेसमेंट प्रोवाइड ए बेसिक लाइन यूज टू प्लान द क्लाइंट्स केयर। हेल्थ असेसमेंट होती क्या है, जब हमने असेसमेंट उसकी किसी भी पेशेंट की, उसकी होल बॉडी की जब हमने असेसमेंट करनी है तो हम उस पर एक अच्छा प्लान जो है, एक अच्छा नर्सिंग केयर प्लान या एक अच्छी केयर जो है वो हम उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ असेसमेंट हमें हेल्प करती है नर्स टू डायग्नोज क्लाइंट्स प्रॉब्लम। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने डायग्नोज करनी है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बाद हमने उसको इंटरवेंशंस प्रोवाइड करनी है। डाटा कलेक्ट किया पेशेंट से, उससे इंफॉर्मेशन ली, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उनको सबको गैदर किया और उसको इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर दी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट इन्वॉल्व्स ए मोर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स कंडीशन। जब हम कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो ये हमें क्लाइंट की कंडीशन की कंप्लीट और ब्रीफ हिस्ट्री जो है ना वो हमें मिल जाती है। हेल्थ असेसमेंट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ थेरेपीज एंड क्लाइंट्स रिस्पॉन्सेज। हेल्थ असेसमेंट ऑल्सो हमारी जो है वो हेल्प करती है कि हम उसको एक अच्छी थेरेपीज और उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे।
ओके, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, डाटा कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। हेल्थ असेसमेंट में डाटा कलेक्शन किस तरह होता है, डायग्नोसिस किस तरह बनाती हैं और उसके बाद उसकी इंटरवेंशंस किस तरह होती हैं, ये हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज और पेन। अगर देखा जाए तो हेल्थ जो है क्या है कि वो अगर फ्रीडम है उसकी, कोई भी डिजीज़ या पेन से पेशेंट जो है वो फ्री है, तो इट्स मीन कि वो हेल्दी पेशेंट है। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फिमिटी। बेसिकली हेल्थ होता क्या है, जहाँ पे आपको किसी किस्म की डिजीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, जहाँ पे फ्री आपका माइंड जो है वो एक्टिव है, फिजिकली मेंटली आपको किसी किस्म का इशू नहीं है, इट्स मीन यू आर कंप्लीट हेल्दी पर्सन। सो असेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द केयर ऑफ पेशेंट्स, देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। करना क्या होता है कि असेसमेंट हम लोगों ने करनी क्यों है। ऑब्वियसली हम वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, रेलिवेंट डाटा जो हमारी पेशेंट की कंडीशन के साथ जो रेलिवेंट है वो सारे को गैदर करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी नीड्स को जो है वो फुलफिल कर देंगे। In the first step to determine mind health status, it is gathering of information to have all the necessary puzzle pieces to make a clear picture of the person health status. Basically क्या करना है हम लोगों ने, जितने भी उसके puzzle pieces हैं, कोई हिस्ट्री हमने कहीं से लेनी है, फॉर एग्जांपल हम फैमिली हिस्ट्री ले रहे हैं, हम मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं, कहीं से हम उसकी मेडिकेशंस की हिस्ट्री ले रहे हैं, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री ले रहे हैं, उन सबको हमने एक जगह इकट्ठा करना है, गैदर कर देना और एक क्लियर पिक्चर जो है ना पर्सन की हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको हमने सामने ले आना है। उसके अलावा असेसमेंट में क्या करते हैं, तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स क्या होते हैं, जब मोस्ट जो है वो उसमें क्रिटिकल स्टेप्स, आंसर द क्वेश्चंस। पेशेंट से आंसर क्वेश्चंस करने हैं उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आंसर क्वेश्चंस हमारी किससे रेलिवेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आ गया, हम उसकी प्रीवियस जो है डिजीज़ वो पूछेंगे कि कहीं आपको पीछे मतलब आपको कभी ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं हुआ। इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा हम इससे पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको कभी हुआ है या आपकी लाइफ में कभी इस तरह पहले हुआ है। इस तरह की सारी गैदर इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने करनी है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है और वो डाटा जितना भी है हमारा पेशेंट के अकॉर्डिंग उस सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे ले आना है। A health assessment is a plan of care that identifies the specific needs of a person and how those needs will be addressed by the healthcare system or skilled nursing facility. करना क्या है हेल्थ असेसमेंट में कि हम लोगों ने एक बेसिक प्लान बनाना है। पहले तो हम लोगों ने उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, पर्सन की स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। उनको एड्रेस करने के बाद हमने अपनी हेल्थ केयर सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमने नर्सिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उनको एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे वो हेल्दी फील करेंगे, जहाँ पे उनकी इंटरवेंशंस अच्छे से की जाएँ। हेल्थ असेसमेंट इज़ द एवेल्युएशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस बाय परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जाम आफ्टर टेकिंग ए हेल्थ हिस्ट्री। पहले हमने क्या करना है, उसकी हिस्ट्री ले ली। हमने कहाँ से हिस्ट्री शुरू की, फैमिली हिस्ट्री से, मेडिकल हिस्ट्री से। उसके बाद हम लोग चले गए उसकी सर्जिकल हिस्ट्री पे, ट्रॉमा हिस्ट्री पे, मेडिकेशन हिस्ट्री पे। इस सारी हिस्ट्री हमने कलेक्ट की। अब हमने उस पर परफॉर्म करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जैसे हम लोगों ने उसकी असेसमेंट करते हैं, तो पहले हम हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको उसकी ROM चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशंस उससे करवाते हैं, उसके मसल्स की सिमेट्री देखते हैं, उनमें उसकी कॉन्टोर चेक करते हैं, शेप चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये इसी तरह पहले हमने क्या करना है, हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट कर लेनी है, फिर परफॉर्म करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। जब ये सारा डाटा कलेक्शन अब हमारे पास आ रहा है कि डाटा कलेक्शन इज़ डिफाइंड एज अ, डाटा कलेक्शन की स्पेसिफिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। इज़ डिफाइंड एज अ ऑनगोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ डाटा नेसेसरी फॉर डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएटिंग। डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया और उसके बाद क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने क्या करना है, उसको एवेल्युएट करना है। ऑब्वियसली जब हमने उसका डाटा जब हमने कलेक्शन करनी है, डाटा कलेक्शन करनी है, फिर हम देखेंगे कि कौन सा डाटा जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है या कौन सा हमें अच्छा नर्सिंग केयर प्लान बनाने में हेल्प कर सकता है। एनालाइज कर लेंगे, एनालाइज करने के बाद डिज़ाइन कर लेंगे कि हमने कौन सी इम्प्लीमेंटेशन उसको देनी है।
इम्प्लीमेंटिंग करेंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमने बनाई वो सारी इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर एवेल्यूएट कर देंगे एंड पे कि फॉर एग्जांपल हमारा पेशेंट जो आया था वो हमारे पास इस डिजीज़ के साथ आया था, उसकी ये प्रॉब्लम्स थी, हमने उसको एवेल्यूएट कर दिया, ये सारी हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशंस की और आफ्टर दैट हमारा पेशेंट जो है वो इतना हेल्दी हो गया है या उसमें ये चेंजेस आई हैं, तो हमने उसकी एवेल्यूएशन अच्छी कर दी है। सो पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम, ये एक पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम है जिसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब डाटा कलेक्शन हम लोग किस तरह कर सकते हैं, ये 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, वो हम लोग देखते हैं किस तरह की टाइप्स हैं। ओके, सो डाटा कलेक्शन जो है वो हमने किस तरह करना है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स आ रही हैं। एक तो आ रही है कि डाटा कलेक्शन हम सब्जेक्टिव तौर पे कर सकते हैं, एक आ रहा है ऑब्जेक्टिव तौर पे किस तरह कर सकते हैं। सो सब्जेक्टिव तौर पे देखते हैं, आई कांट डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। पेशेंट हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपने लिए। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको मीडिएट कर रहे हैं, उसके वाइटल साइंस ले रहे हैं, उसके स्वॉलन जॉइंट्स देख रहे हैं, इसके अलावा हम उसको पेन में देख रहे हैं या इसके अलावा हम उसकी स्वेलिंग, रेडनेस, कोई भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये सारी आ जानी है हमारी ऑब्जेक्टिव डाटा में। मैं इसको सारे को रिपीट कर देती हूँ। डाटा कलेक्शन के हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव में पेशेंट ने हमें बताना है आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, वो हमें बताएगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं लेट नहीं सकता, कुछ भी इस तरह की, या मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, कोई भी इससे रेलिवेंट बात जो हमें वो बताता है वो हमने सब्जेक्टिव डाटा में लिख देनी है। ऑब्जेक्टिव डाटा में हमारे पास आ जाता है जो हमने नोटिस किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने मेजर किया, जिसमें हमने वाइटल साइंस लिए, जिसमें हमने देखा कि रेडनेस है, स्वॉलन जॉइंट्स हैं, वटेवर कुछ भी सिम्टम्स हैं, वो हमने ऑब्जेक्टिव डाटा में कलेक्शन कर रही है। उसके बाद आ जाता है सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्स हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली सोर्स हमारे पास एक ही है, पेशेंट है हमारे पास सोर्स, जिससे हमने सारा डाटा कलेक्ट करना है। उसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। द पेशेंट इज़ ऑलवेज द बेस्ट सोर्स। पेशेंट हमारा एक बेस्ट सोर्स होता है जो हमें अपने बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे सकता है। सेकेंडरी, एवरीथिंग, एवरीबॉडी एल्स, कोई और पर्सन जो है वो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे तो पेशेंट ने हमें खुद बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली वॉशरूम नहीं जा सकता, ये सारी बातें पेशेंट ने हमें खुद बता दी। सेकेंडरी में देखते हैं कि उसका रिलेटिव बता रहा है कि ये वॉशरूम नहीं जा सकता, ये डिपेंडेंट है, ये चल नहीं सकता, ये शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है, ये शॉर्ट डिस्टेंसेस सिर्फ चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। ये सारी बातें सेकंड पर्सन ने हमें बतानी है। उसका रिलेटिव हो सकता है या किसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे वो व्हीलचेयर पर बैठा, वो उठ नहीं सका, तो हम ये सारी चीज़ों को सेकेंडरी का नाम दे देते हैं। इस तरह हमने 2 चीज़ों से डाटा कलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोज इज इंडिपेंडेंट रोल ऑफ द नर्स। नर्सिंग डायग्नोज क्या होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट रोल है नर्स का। Nursing diagnosis depends on the client's problem response associated with specific disorders. Nursing diagnose होता क्या है कि ये क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है। हमारी जो नर्सिंग डायग्नोज होती है ना, वो डिपेंड करती है कम्प्लीटली क्लाइंट्स प्रॉब्लम पे, उसके अलावा उसके रिस्पॉन्स पे, और जो भी उसका स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होता है या स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उसके साथ। अब इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। नर्सिंग डायग्नोज कम्प्लीटली जो है वो डिपेंड करती है हमारी नर्स पे। अब नर्सिंग डायग्नोज होती क्या है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को वो किसके साथ एसोसिएट कर रही है। अगर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो किसके साथ एसोसिएट कर रही है। उसके अलावा उसका स्पेसिफिक डिसऑर्डर, उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हैं, इन पे हमारी नर्सिंग डायग्नोज डिपेंड करती है। ओके, सो नर्सिंग डायग्नोज अब होता क्या है, इसको हम लोग एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स नर्सिंग इंटरवेंशन। स्पेसिफिक कंडीशन होती है। नर्सिंग डायग्नोस क्या है, एक स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स है जिसके लिए जो कि हेल्थ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कुछ भी है, वो रिक्वायर कर रही है नर्सिंग इंटरवेंशंस। इसको क्या इस स्टेटमेंट को जो है वो हमने नर्सिंग डायग्नोस का प्लान दे दिया। कोई भी ऐसी डिसीज़, कोई भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो रिक्वायर कर रही हो नर्सिंग इंटरवेंशन। अब देखते हैं, नर्सिंग डायग्नोज इज ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल्स। ये क्लिनिकल जजमेंट है, जो भी हमारा पेशेंट है, फैमिली है, कम्युनिटी है, वटेवर कोई भी है, एंड द रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रोसेस। अब नैंडा के अकॉर्डिंग जो है ना नर्सिंग डायग्नोज, वो कहते हैं कि नर्सिंग डायग्नोज क्या है कि क्लिनिकल जजमेंट है। क्लिनिकली हम पेशेंट को जज करते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और कम्युनिटीज़ में भी कर सकते हैं। पोटेंशियल्स फॉर नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोज के बेसिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले सेफ्टी, स्किन इंटीग्रिटी, पेन। ये हमारे एक हिसाब से तीनों चीज़ें जो है ना सिम्टम्स आ जाते हैं, इसमें हिस्ट्री आ जाती है। उन सारी चीज़ों को हमने रिलेट किस तरह करना है।
अब सेफ्टी में वो कहते हैं कि वो कंफ्यूज्ड है, हिस्ट्री ऑफ फॉल है हमारे पेशेंट की, इसके अलावा वो इमोबिलिटी या अनएबल टू मूव है वो, और पेन है किसकी वजह से, फ्रैक्चर्ड हिप की वजह से, उसकी फ्रैक्चर्ड हिप हो गई, हुई कैसे, हिस्ट्री ऑफ फॉल की वजह से। सिम्टम्स क्या आए हैं, इमोबिलिटी है, चल नहीं सकता, अनएबल टू मूव है, और इसके अलावा और उसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो गया, कंफ्यूजन है उसको चीज़ों में, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, फ्रैक्चर्ड हिप है, किस वजह से हुई है, हिस्ट्री ऑफ फाल्स की वजह से उसको क्या है, फ्रैक्चर्ड हिप, उसकी वजह से क्या हुआ, अनएबल टू मूव। अदर सिम्टम क्या है, कन्फ्यूजन। सो हम इसको देखते हैं कि अब क्या करना है। सबसे पहले हमने उसकी प्रॉब्लम को देखना है, फिर उसकी इटियोलॉजी देखनी है, कोज देखना है, और फिर उसके सिम्टम्स देखने हैं। सो ओके, सो ओके, 1 मिनट। ओके, सो इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है ना, हमने अपनी नर्सिंग डायग्नोज बनानी है। सो जैसे पहले भी देखा, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, किसकी हिस्ट्री ऑफ फॉल की वजह से क्या हुआ, फ्रैक्चर्ड हिप हो गया, अनएबल टू मूव हो गया, और सिम्टम क्या है, कन्फ्यूजन आ रही है। आगे देखते हैं अब इसको हम लोग रिलेट किस तरह कर सकते हैं, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और सिम्टम। अब हम इसको देखते हैं, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और सिम्टम को किस तरह। एट रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी है, किस वजह से, इमोबिलाइजेशन, रिलेट किसे कर रही है, इमोबिलाइजेशन की वजह से। एविडेंस हमारे पास क्या है, एविडेंस है हमारे पास बेड रेस्ट है और ट्रैक्शन है। अब ये 2 चीज़ें हैं एज एविडेंस्ड बाय। हमने क्या किया, पहले प्रॉब्लम देखनी है, फिर रिलेट करना है उसकी जो भी इटियोलॉजी है। प्रॉब्लम हमने लिखी, उसकी इटियोलॉजी लिखी, और उसके सिम्टम्स मेंशन कर दिए। अब नर्सिंग डायग्नोस की एक स्टेटमेंट देखते हैं, पोटेंशियल फॉर स्किन ब्रेकडाउन। जो स्किन ब्रेकडाउन है किससे रिलेट कर रही है, इमोबिलिटी की से रिलेट कर रही है। एज एविडेंस हमारे पास क्या है, पेशेंट बेड रेस्ट पे है और ट्रैक्शन पे है। अनदर नर्सिंग डायग्नोस स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, पेन, उसको हमने देखी, पेन रिलेटेड टू किसकी वजह से, फ्रैक्चर्ड हिप की वजह से। एविडेंस हमारे पास क्या है, स्टेट्स पेन लेवल 8/10, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम लिखनी है, फिर हमने इटियोलॉजी लिखनी है, फिर हमने सिम्टम्स मेंशन कर देने हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी अच्छी नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं। असेसमेंट में देखते हैं, इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस। अब असेसमेंट में क्या होता है कि सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस असेसमेंट है, जिसमें हमने कलेक्शन करनी है डाटा की, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको वैलिडेशन कर देना है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा कर देना है। जैसे हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, जो भी डाटा जो हम लोगों ने अभी देखा, प्राइमरी और सेकेंडरी होना है। इसके अलावा हम लोग वो पेशेंट से लेंगे या फिर उसके जानने वाले रिलेटिव से लेंगे। ओके, हमने करना क्या है कि हमने जब डाटा जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वटेवर किसी से भी जो है ना, वो हमने वो ले लिया, पहले डाटा पेशेंट से लिया, या फिर हम लोगों ने ले लिया वो उसके अटेंडेंट से या फिर उसके रिलेटिव से। उसके बाद हमने उस सारे डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद वैलिडेशन का, एक वैलिडेशन का मतलब होता है मेकिंग समथिंग ऑफिशियल और लीगल एक्सेप्टेबल। जैसे हम लोगों ने सारा डाटा कलेक्ट किया, फिर हम लोगों ने उस पर वैलिडेशन अप्लाई कर दी कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक लीगल हैं, या ये हमने प्राइमरी सोर्स से जो है ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है, वटेवर हम उसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, जो भी डाटा कलेक्ट किया उसको डॉक्यूमेंट कर देना है। अब कलेक्शन ऑफ डाटा और देखते हैं। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ डाटा की हमारे पास कौन सी ऑप्शंस होती हैं, किस तरह हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और क्या क्या उसमें ऑप्शंस हमारे पास आ सकती हैं। Gathering of information about the client includes physical, psychological, emotions, socio-cultural, spiritual factors that may affect client's health status. जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी आ सकती है, साइकोलॉजिकल भी आ सकती है, उसकी इमोशन से रिलेटेड आ सकती है, सोशो कल्चरल के अकॉर्डिंग आ सकती है, उसके इवन तो उसके स्पिरिचुअल फैक्टर्स भी आ सकते हैं। जो चीज़ क्लाइंट को अफेक्ट कर रही है वो हमने सारे उसका डाटा कलेक्ट कर लेना है। इंक्लूड्स हिज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, हिज पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, कोई एलर्जीज़ हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई सर्जरीज हुई हैं, वटेवर कोई भी इंफॉर्मेशन वो भी हमने कलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है करंट और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट। जब हिस्ट्री कलेक्ट करनी है तो उसमें सारी उसकी हिस्ट्री आ जानी है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट डिजीज़, कोई क्रॉनिक डिजीज़, उसकी सर्जिकल हिस्ट्रीज, उसकी ट्रॉमा हिस्ट्री। प्रेजेंट में हम लोग प्रॉब्लम्स उसकी पूछ सकते हैं, उसको कोई नोज़िया, वॉमिट, स्लीप पैटर्न कोई डिस्टर्ब हुआ हो, या उसको कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम हो रही हो, या मेडिकेशन वो ले रहा हो करंटली, और ट्रीटमेंट द क्लाइंट इज टेकिंग नाउ, और एनी अदर कोई भी ट्रीटमेंट जो वो ले रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम उससे हिस्ट्री पूछ सकते हैं। सो इस तरह हम अपना कंप्लीट डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, टू ऑब्जर्व इज टू गैदर डाटा बाय यूजिंग द सेंसेस। इन सारी चीज़ों को हमने गैदर कर लिया।
अब करना क्या है कि हमने उसे इन्फॉर्मेशन तो इतनी ज़्यादा ले लिया, हमने वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है जो हमारे पास उसकी डिजीज़ के साथ रेलिवेंट है। उसके बाद इंटरव्यूइंग इज़ ए प्लान्ड कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद ए पर्पस। इंटरव्यू होता क्या है कि प्लान्ड कन्वर्सेशन होती है या कम्युनिकेशन होती है किसी ख़ास पर्पस के साथ, पेशेंट की किसी ख़ास डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसके फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस के अकॉर्डिंग। एग्जामिनिंग अगर हम लोगों ने करनी है, क्या करना है, परफॉर्म करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन उस पर परफॉर्म करना है। द फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑफन गाइडेड बाय प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे जो कि हमें प्रोवाइडेड किया जाएगा पेशेंट के ऊपर। हम जो भी फिजिकल एग्जाम प्रोवाइड करेंगे उसको हमने नोट डाउन कर लेना। A head-to-toe approach is frequently used to provide systematic approach that helps to avoid omitting important data. अब होना क्या, जब हमने हेड टू टो उसकी असेसमेंट करनी है, उसमें जो हम उसको अच्छे से, फॉर एग्जांपल अगर हम एब्डोमेन की असेसमेंट कर रहे हैं तो एब्डोमेन के अकॉर्डिंग हम डाटा जो है वो रखेंगे, जो उस एब्डोमेन के रेलिवेंट नहीं है उसको हम ओमिट कर देंगे, स्किप कर देंगे। ओके, validating data. The information gathered during the assessment phase must be complete. जो हमने असेसमेंट फेज में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, पहली बात वो कंप्लीट होनी चाहिए, फैक्चुअल और एक्यूरेट होनी चाहिए। नर्सिंग डायग्नोज एंड इंटरवेंशंस आर बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। हमारी जितनी भी नर्सिंग डायग्नोज हैं वो बेस्ड कर रही होती हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग। हमने जितना भी डाटा कलेक्ट किया उस सबको हमने कंप्लीट और एक्यूरेट रखना है, क्योंकि हमारी नर्सिंग डायग्नोज उसी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। फैक्चुअल का मतलब होता है कंसर्न्ड फैक्ट रादर देन गिविंग थीरीज और पर्सनल इंटरप्रिटेशंस। कि हम लोग देख रहे थे कि वैलिडेटिंग डाटा कैसे करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की है, जो भी हम लोगों ने उसके असेसमेंट की है, जैसे हम लोगों ने सब्जेक्टिव डाटा जिससे लिया, ऑब्जेक्टिव डाटा लिया, अब हम लोगों ने फिर उसको उसके बाद गैदर कर दिया। गैदर करने का मकसद ये था कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डाटा उठाया, जो हमने सब्जेक्टिव डाटा उठाया, उन सबको हमने मिला दिया, जो हमारी डिजीज़ के रेलिवेंट थे, जो हमारे अकॉर्डिंग था, उसको हमने अंदर से निकाल लिया। अब हमने उसके बाद क्या किया, हमने देख लिया कि ये डाटा जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है जो हमारी डिजीज़ है। अगर पेशेंट हमारे पास डायबिटीज़ के साथ आया है या पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन के साथ आया, क्या ये डाटा जो हमने कलेक्ट किया ये उसके साथ एक्यूरेट है, फैक्चुअल है, कंप्लीट है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा वैलिडेशन इज़ द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग और वेरीफाइंग डाटा टू कन्फर्म दैट इट इज़ एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। बेसिकली वैलिडेटिंग जो है ये जो एक प्रोसेस है, ये एक इसी वजह से ये डबल चेकिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम लोगों ने असेस करना है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है इज़ दैट ओके, क्या ये इनफ है, जो हम जो भी चीज़ हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बना रहे हैं, क्या ये डाटा उसके लिए इनफ है या हमें और डाटा चाहिए या ये एक्यूरेट है। इस तरह की चीज़ें जो है हमने वैलिडेटिंग डाटा में असेस करनी है। एनीवेज, पर्पस ऑफ डाटा वैलिडेशन, इसका पर्पस क्या है? इंश्योर दैट डाटा कलेक्शन इज़ कंप्लीट। हम लोगों ने चेक करना है कि जो डाटा जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो हमारी डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट है। उसके अकॉर्डिंग हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा है उसके साथ हम एग्री कर रहे हैं। हम अपने पेशेंट को जैसे हाइपरटेंशन के साथ लेके चल रहे हैं तो ये डाटा उसके साथ रेलिवेंट है और उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। एनीवेज, इसका मतलब बेसिकली इसी तरह ही है कि हमने उसको ओवरलुक करना है या फिर हम लोगों ने उसको रीस्कैन करना है या दोबारा से उसको स्टडी करके देखना है कि किसी किस्म की भी कमी नहीं है, ये डाटा जो हमने कलेक्ट किया है ये बिल्कुल रेलिवेंट है। इसके अलावा अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स, इसमें हम लोग ये चीज़ उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारी फॉर एग्जांपल हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी निकलती हैं अंदर से जो इरेलीवेंट है, काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल सकती हैं जो रेलिवेंट है। तो हमने जो रेलिवेंट है और एक्यूरेट है उनको एक साइड पर करना होता है। इसके साथ हमें यह हेल्प मिलती है कि हम जो कंक्लूजन्स के जल्दी से, जैसे इरेलीवेंट डाटा है वो हमें फास्ट जल्दी से जो है ना वो कंक्लूजन की तरफ ले जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो हमने अवॉइड करना है और हमने गैदर करनी है जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसको इकट्ठा लेके और उसको बिल्कुल एक एक्यूरेट पोजीशन दे देनी है कि ये डाटा बिल्कुल रेलिवेंट है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है और उसका हमें ये बेनिफिट है कि हम उसके अकॉर्डिंग जो एक अच्छा केयर प्लान बना सकते हैं। डाटा रिक्वायरिंग वैलिडेशन, नॉट एवरी पीस ऑफ डाटा यू कलेक्ट मस्ट बी वेरीफाइड। ऐसा नहीं है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो मस्ट बी वेरीफाइड की जाएँ। जैसे यू वुड नॉट नीड टू वेरीफाई और रिपीट द क्लाइंट पल्स, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। मतलब सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हमने वेरीफाई करनी है। जैसे हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ जो उसने हमें बताना होता है ना वही हमने रीचेक करना होता है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने एक दफ़ा उसकी पल्स चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, रीचेक में हम उसको दोबारा से चेक करेंगे, ऐसा नहीं होना। हमने सिर्फ जो डाटा जो है जो हमने पेशेंट से लिया सिर्फ हम उसी को रीचेक करेंगे। या जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे उसने मुझे बताया कि मुझे पास्ट में मेरा जो है ना एक बार मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम इस तरह की चीज़ों को दोबारा से रीचेक कर लेते हैं एक बार पेशेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो
उसके अलावा इसमें होता क्या है कि जितनी भी गैप्स होती हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको हम कट ऑफ कर सकते हैं इसके साथ। फॉर एग्जांपल, ए मेल क्लाइंट टेल्स यू दैट ही इज़ वेरी हैप्पी डिस्पाइट लर्निंग दैट ही हैज़ टर्मिनल कैंसर। बेसिकली इस तरह है कि जैसे इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। बेसिकली सिर्फ एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसके साथ हम ये कर सकते हैं, जो भी गैप्स हैं या डिस्क्रेपेंसीज हैं उनको हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह चलते हैं कि अगर पेशेंट हमें बता रहा है कि मुझे डायबिटीज़ भी है, बट मतलब मैं उसकी मेडिसिन के साथ जो है ना वो ट्रीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट फील बैड, और इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उनको एक्यूलेट कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हम लोगों ने वैलिडेटिंग में हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात लर्न करनी है कि जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया, चाहे वो सब्जेक्टिव डाटा से था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव डाटा से था, हमने क्या करना है, उनको गैदर करने के बाद उनमें से जो काम की चीज़ें हैं वो एक साइड पे निकाल लेनी है, जो रेलिवेंट डाटा है वो एक साइड पे निकाल लेना है। बाकी जो एक्सेसिव चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट हमें बता रहा है कि उसको एक टाइम पे उसका ना एक दफ़ा उसका फ्रैक्चर हो गया था। अब ये तो उसके डायबिटीज़ के साथ नहीं कंसर्न कर रहा, या अगर उसके साथ बहुत साल पहले वो बताता है 1992 में मेरा फ्रैक्चर हो गया था, फिर हील हो गया, मैं ठीक हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हमें नोटिस करने की या लिखने की उनकी ज़रूरत नहीं होती। हमने सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें उठानी है। अगर वो बता रहा है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं मतलब अचानक से मैं बेहोश हो गया और जब मैंने अपनी शुगर चेक की तो मेरी शुगर बहुत ज़्यादा लो थी, इन चीज़ों को हम हाईलाइट करके उनको साथ लेके चल सकते हैं। इसको एक बार पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मेल क्लाइंट टेल्स यू दैट ही इज़ वेरी हैप्पी डिस्पाइट लर्निंग दैट ही हैज़ टर्मिनल कैंसर। फॉर एग्जांपल, जैसे वो हमें बता रहा है कि मतलब उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसको कैंसर है, इसके अलावा भी वो हैप्पी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो रेलिवेंट बना के देख लेते हैं। डेटा रिक्वायरिंग वैलिडेशन discrepancies or gaps between what the client says at one time and then other time. For example, your female patient says she has never had surgery, but later in the interview she mentioned that her appendix was removed at a military hospital when she was in the Navy. बेसिकली इस तरह है कि जैसे हम लोग पेशेंट से इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं ना, इस तरह पेशेंट जो है ना वो समटाइम ऐसा होता है कि वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, वो बताता है कि मुझे ये मसला था, बट ऑन द अदर साइड उसको याद नहीं रहता। जब हम उससे पूछते हैं कि आपकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, ही सेड नो, मेरी कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं। फिर वो अचानक से बताता है कि हाँ, मेरी एक बार जो है ना वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, वो मतलब इस हॉस्पिटल में, तब मैं इस यहाँ पे थी। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं हमने इन्हें पॉइंट आउट करना होता है, इन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना होता है कि पेशेंट हमें कौन सी चीज़ जो है वो बता रहा है, या कौन सी चीज़ उसको स्किप आउट हो गई है, कौन सी चीज़ वो भूल गया होगा। और हमें नहीं, हमारी हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जितनी जो हमारी हिस्ट्री का क्राइटेरिया, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चल के सारी हिस्ट्री उससे ले रहे हैं ना, इट्स मीन कि हम ये सारी हिस्ट्री जो है ना हम उसके अकॉर्डिंग जो है एक अच्छा केयर प्लान बना सकते हैं। बिकॉज हमारी हिस्ट्री जो है ना, अगर हमारी हिस्ट्री अच्छी नहीं ना चल रही, उसमें हम उसे सर्जिकल हिस्ट्री लेना भूल गए हैं, या फिर हम उसे फैमिली हिस्ट्री लेना भूल गए हैं, तो इट्स मीन कि हम अच्छे से उसकी केयर नहीं कर पाएंगे। हम उसको उतनी अफेक्टिव केयर या उतनी अफेक्टिव जो नॉलेज है ना वो नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। Findings, those are very abnormal and inconsistent with other findings. For example, the client has a temperature of 104 degree. The client is resting comfortably. The client's skin is warm to touch. फाइंडिंग्स हमारी हमेशा इस तरह होती हैं, या तो एबनॉर्मल होती हैं या नॉर्मल होती हैं। अगर हम लोग एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में देखा जाए तो एबनॉर्मल फाइंडिंग में हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट को 104 फीवर है और इसके साथ क्लाइंट जो है वो रेस्ट कर रहा है कंफर्टेबली। द क्लाइंट स्किन इज़ वार्म टू टच। जब हमने उसकी स्किन को टच किया तो उसकी स्किन वार्म थी। फाइंडिंग्स हमारी हमेशा से, जितनी भी हम लोगों ने जब भी असेसमेंट करनी होती है, बेसिकली पहले हमने सारी डाटा लेना है, हमने डाटा कलेक्ट करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने वो सारा डाटा गैदर कर लेना है, फिर हमने देखना है उसको रेलिवेंट कर लेना है। रेलिवेंट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने उसको एबनॉर्मल और नॉर्मल फाइंडिंग्स में ले जाना है। नॉर्मल फाइंडिंग्स वो होती हैं जैसे जिसमें नो टेम्परेचर, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्किन इज़ नॉर्मल ऑन टच, इस तरह की बातें, या फिर हम कह सकते हैं किसी किस्म की पेशेंट इज़ नॉट पेल, पेशेंट जो है वो उसको फीवर नहीं है, ये सारी बातें हम नॉर्मल में कह सकते हैं। बट एबनॉर्मल में आ जाता है टेम्परेचर ऑफ 104 डिग्री, उसको टेम्परेचर है। इसके साथ साथ क्लाइंट इज़ रेस्टिंग कंफर्टेबली, वो रेस्ट कर रहा है, बट उसकी स्किन जो है वो वार्म है जब हमने उसको टच करके देखा। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमने इस तरह से लर्न करनी है कि पहले हम लोगों ने असेसमेंट करनी है, असेसमेंट के बाद हम लोगों ने उसको गैदर करना है, गैदर करने के बाद हमने उन सारी चीज़ों को रीचेक करना है, रीचेक करने के बाद हमने देखना है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन कौन सी हो रही है, वो नॉर्मल हो रही है या फिर वो एबनॉर्मल हो रही है।
मेथड्स ऑफ वैलिडेशन, वी चेक योर ऑन डाटा थ्रू ए रिपीट असेसमेंट। अपना ही डाटा हम रीचेक करेंगे रिपीट असेसमेंट के ज़रिए। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल टेक द क्लाइंट्स टेम्परेचर अगेन विद अ डिफरेंट थर्मोमीटर। अगर उसको पेशेंट को हमारा टेम्परेचर है पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे? उसको किसी डिफरेंट थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं फॉर रीचेकिंग। क्लैरिफाई डाटा विद द क्लाइंट बाय आस्किंग एडिशनल क्वेश्चंस। हम पेशेंट को क्लैरिफाई कर सकते हैं उसकी कंडीशन उसके एडिशनल क्वेश्चंस के जो भी आंसर वो पूछ रहा है उसके आंसर्स करने के बाद। इफ़ ए क्लाइंट इज़ होल्डिंग हिज एब्डोमेन फॉर एग्जांपल, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपने अपना एब्डोमेन को क्यों होल्ड किया हुआ है, या आप इतनी तेज़ सांस क्यों ले रहे हो, या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह की चीज़ें जो है वो हम पेशेंट से रिपीट कर सकते हैं या रीचेक कर सकते हैं या दोबारा से उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। The nurse may assume he is having abdominal pain when actual the client is very upset about his diagnosis and his feeling. बेसिकली जब उसने पेट अपने को हाथ लगाया तो नर्स ने अज्यूम कर लिया कि उसको हो सकता है abdominal पेन हो, जिसकी वजह से उसने अपने पेट को हाथ लगाया हुआ है। बट एक्चुअली क्या होता है कि मे बी वो अपसेट हो, बट द क्लाइंट इज़ वेरी अपसेट अबाउट हिज डायग्नोसिस। बट एक्चुअली हुआ क्या कि क्लाइंट जो वो अपसेट है अपने डायग्नोस के बारे में और अपनी जैसे उसको फॉर एग्जांपल उसको डायग्नोज हो गया कि आपको डायबिटीज़ है। पेशेंट जो है वो हम उसको बता रहे हैं कि सर आपको डायबिटीज़ थी और आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है। हम उसके अकॉर्डिंग उसका केयर प्लान बना रहे हैं, बट पेशेंट ने अपने एब्डोमेन को जो है ना वो हाथ लगा हुआ है। इसी ड्यूरिंग जो नर्स है उसने असेस कर लिया कि मे बी इसकी जो है ना एब्डोमिनल पेन हो, इस वजह से इसने ना अपने पेट को हाथ लगाया हुआ है। सो बट एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब उसने अपने जो डायग्नोज उसने वो ये सुन रहा है कि उसको डायबिटीज़ हो गई है या उसको ये प्रॉब्लम है, वो सोच रहा है उसके घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी, उसको अब डायबिटीज़ भी डायग्नोज हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं मे बी उसको इस वजह से जो है ना उसने हाथ रखा हो, मे बी वो अपने सर पे। तो इन चीज़ों को हमने अच्छे से असेस कर लेना है कि उसको किस जगह पे अगर हम लोगों ने उसका डाटा अच्छे से कलेक्ट किया है, सारी चीज़ें लेके साथ-साथ चल रहे हैं, तो हम अगर पेशेंट भी हमें अपनी एक्यूरेट हिस्ट्री दे रहा है, फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। Verify the data with another healthcare professional. For example, ask a more experienced nurse to listen to the abnormal heart sound you think you have just heard. जैसे हम लोगों ने सारी चीज़ें जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या-क्या चेंजेस होती हैं। जैसे हम लोग डाटा को रीचेक कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जब हम पेशेंट को रीचेक कर रहे हैं, उसके एब्नॉर्मल साउंड सुन रहे हैं या हार्ट की, या हम उसके एक्शन से देख रहे हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी वेरिफिकेशन पे कि जैसे हम लोगों ने उसकी चीज़ों को असेस किया, मैंने उसके एब्डोमेन पे हाथ लगाने से समझ लिया कि उसके एब्डोमेन में पेन है। इसी तरह उसके एब्नॉर्मल हार्ट साउंड से मे बी मैं ये सुन लूँ कि मे बी उसको एंजाइना तो नहीं है, मे बी उसको किसी किस्म की और डिज़ीज़ तो नहीं है हार्ट की। तो ये जो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें हमारी रीचेकिंग चाहती हैं। इन सब पे हमें दोबारा रीचेक करना पड़ता है। ओके, इसके अलावा एक और एग्जांपल है। इफ द क्लाइंट स्टेट दैट शी नेवर गेट्स एनी टाइम इन द सन येट हैज़ डार्क रिंकल्ड स्किन sun-tanned skin, you need to validate the client's perception of never getting any time in the sun. जैसे पेशेंट हमें इसमें एग्जांपल ये है कि जैसे पेशेंट हमें जो है ना वो बताता है कि उसने कभी सनबाथ नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको क्यों नहीं पसंद है। वो हमें बताता है कि नहीं, मुझे लगता है मेरी स्किन डार्क हो जाएगी या रिंकल्ड हो जाएगी, मैं इस तरह मैं खूबसूरत लगना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस तरह के जितनी भी क्वेश्चंस होंगे हम उससे उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल डालने का मकसद ये है कि आपको वैलिडेटिंग का मतलब समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए कि हमने रीचेकिंग करना क्या है, हम कौन सी चीज़ों को असेस कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ओके, अब आगे आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। द नर्स यूजेज ए रिटन और कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइजेज द असेसमेंट डाटा सिस्टमेटिकली। ऑब्वियसली जब हमने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम जैसे हमारे पास एक नर्सिंग नोट्स के पेज होते हैं, उनके ऊपर मेंशन किया होता है फैमिली हिस्ट्री, उसको किसी किस्म का अस्थमा, HIV, ये सारी चीज़ें हम बस टिक टिक करते जाते हैं। तो वो एक ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म होता है, वो एक ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते जाएंगे ना तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, उसका फिजिकल स्टेटस या उसकी एग्जामिनेशन हम अच्छे से असेस कर सकेंगे। डॉक्यूमेंटिंग डाटा। To complete the assessment phase, the nurse records client's data. डॉक्यूमेंटिंग डाटा ये होता है कि जब हमने उसकी सारी असेसमेंट कर ली, फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट से असेसमेंट ले ली, हमने सब्जेक्टिव डाटा ले लिया, ऑब्जेक्टिव डाटा ले लिया, उसके बाद हम आगे चल पड़े, हमने उसकी नर्सिंग डायग्नोज बना ली, हमने रीचेक कर लिया, फिर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमने डॉक्यूमेंट कैसे करना है? डॉक्यूमेंट करने का सिर्फ ये मकसद होता है कि जो चीज़ें हम लोग जैसे नर्सिंग में कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे कोई भी नर्सिंग नोट्स डालते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग सारी चीज़ें असेस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर डॉक्यूमेंटिंग करनी होती है।
The nurse record the client's breakfast intake as coffee 240 ml, juice 120 ml, egg rather than as appetite good. तो मतलब इन सारी चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंटेशन कर देनी है कि पेशेंट ने ये सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्म की हैं। पर्पज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमने पेशेंट को असेस किया, हमारे पास एक एविडेंस होता है कि ये मैंने पेशेंट को असेस किया है, या हम उस पर इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड फैमिली इज़ ईजिली असेसिबल टू मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम, प्रोवाइड्स ए व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रिवेंट्स फ्रेगमेंटेशन, रिपीटेशन एंड डिलेज इन कैरिंग आउट द प्लान ऑफ केयर। बेसिकली पर्पज़ उसका डॉक्यूमेंटेशन का ये है ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कोई मेस क्रिएट ना हो, जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, उन सबको हम गैदर कर लें, उन सबको हम जितनी भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उनको हम एक आउटलाइन उसकी बना लें। उसके साथ क्या होना है कि हमारे पास एक एविडेंस रह जाना है जिसके साथ हमने कि पेशेंट की डायग्नोज किया है या पेशेंट को असेस किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम एक अपने पास एविडेंस रख लेते हैं। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू हेल्प डायग्नोज न्यू प्रॉब्लम्स। बेसिकली उसने एक और काम करना है, वो ये काम होना है कि उसने एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होना है अदर किसी को डायग्नोज करने के लिए, अदर कोई प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए वो हमारे पास एक सोर्स अवेलेबल होना है। गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन। गाइडलाइंस क्या हैं? सबसे पहले एलिजिबल होनी चाहिए, यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग, यूज़ ओनली एब्रिवेशंस दैट आर एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, अवॉइड वर्डीनेस दैट क्रिएट्स redundancy. For example, don't record auscultated gargly vowel sound in the right upper, right lower, left upper and left lower abdominal quadrants. इसके अलावा वो कहता है hear 36 gargles per minute instead record vowel sound present in all quadrants at 36 per minute. गाइडलाइंस हमारी ये होती है कि हम लोगों ने कोई भी जो है ना एब्रीवेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो एक्सेप्टेबल है, हमारी ग्रामर बिल्कुल एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें किसी किस्म की भी जो है ना क्रिएट्स नहीं होनी चाहिए चीज़ें खुद से, जैसे हम लोग इस तरह की चीज़ें एक लंबी सी लाइन लिख दें, ऑस्कल्टेटेड दिस 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 एंड साउंड इन राइट अपर लेफ्ट अपर, जो भी चीज़ हमने स्पेसिफिक लिखनी है, जैसे ऑस्कल्टेटेड गार्गली बावल साउंड इन राइट अपर क्वाड्रेंट, और इसके अलावा मतलब इस तरह की चीज़ों को हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं कि पेशेंट के अगर हम लोग उसकी माउथ इंस्पेक्शन जो है कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि लियंस आर प्रेजेंट, और अगर हम नॉर्मल कर रहे हैं लियंस आर नॉट प्रेजेंट, बकल कैविटी इज़ पिंक, और इस तरह की चीज़ों को हम साथ लेके चल सकते हैं कि इसमें ये कलर है और इसमें नहीं। डिपेंड करता है कि हमने नॉर्मल फाइंडिंग्स करनी है या फिर हमने अब नॉर्मल फाइंडिंग्स करनी है। इसके अलावा यूज़ फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ सेंटेंसेस टू रिकॉर्ड डाटा, फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अवॉइड रिकॉर्डिंग, अवॉइड करेंगे रिकॉर्डिंग इसको, द क्लाइंट्स लंग साउंड्स वर क्लियर बोथ इन राइट एंड लेफ्ट लंग, इंस्टेड रिकॉर्ड बायलेटरल लंग साउंड्स क्लियर। तो ये जो चीज़ है ये एक लंबा आपको सेंटेंस तो दे रहा है, द क्लाइंट्स लंग साउंड्स वर क्लियर बोथ इन द राइट एंड लेफ्ट लंग, इंस्टेड मतलब कि ये एक लंबा सेंटेंस तो दे रही है, बट दिस इज़ ए वेरी इफेक्टिव बायलेटरल लंग साउंड्स क्लियर, मतलब बात भी छोटी है और क्लियर भी इजीली हो रही है। इसी तरह रिकॉर्ड डाटा फाइंडिंग्स, जब डाटा फाइंडिंग्स हमने रिकॉर्ड करनी है, न्यू हाउ दे वर ऑब्टेन्ड, फॉर एग्जांपल डोंट रिकॉर्ड क्लाइंट वाज इंटरव्यूड फॉर पास्ट हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर वाज टेकन, इंस्टेड रिकॉर्ड। मतलब इन चीज़ों से हम उनको एक लंबा रिकॉर्ड तो दे सकते हैं, हैज़ 3 year हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन ट्रीटेड विद मेडिकेशन दिस, मतलब कि हम ये कहते हैं कि क्लाइंट की प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री में ये है, अब वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसके अलावा बेहतर है कि हम ये लिख दें कि उसकी पास्ट हिस्ट्री में 3 year से उसमें हाइपरटेंशन की वो ट्रीटमेंट ले रहा है जो कि मेडिकेशन दिस ये है। सिटिंग राइट आर्म में हमने बीपी चेक किया है उसका, जो कि 140/86 है। इसके अलावा आ जाता है ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये चीज़ों को हमने लर्न कैसे करना है। अब हम लोगों ने यहाँ तक तो सीख लिया कि हमने असेसमेंट करनी है, हमने डाटा कलेक्ट करना है, फिर हमने गैदर करना है, फिर हमने रीचेक करना है, फिर रीचेक करना है, फिर हमने ये सीखा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में 2 चीज़ें अब नॉर्मल और नॉर्मल आ जाती है। अब नॉर्मल में आ जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम ओरल कैविटी की इंस्पेक्शन करेंगे तो बकल म्यूकोसा इज़ पिंक और उसमें आ जाएगा लियंस आर प्रेजेंट, फंगस इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम एबनॉर्मल में लिख देते हैं। इस देयर इज अनदर एग्जांपल, क्लाइंट क्राइंग इन रूम रिफ्यूजेस टू टॉक, हस्बैंड हैज गॉन होम, इंस्टेड ऑफ क्लाइंट डिप्रेस्ड ड्यू टू फियर ऑफ ब्रेस्ट बायोप्सी, रिपोर्ट एंड नॉट गेटिंग अलोंग वेल विद हस्बैंड। मतलब कि इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा आसान करके लिखना है जिससे अगले इंसान के लिए थोड़ी चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा आसानी है। ओके इसके अलावा मज़ीद आगे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी हमारे लिए ज़्यादा आसान रहती हैं। रिकॉर्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फॉर ऑल क्लाइंट सिम्टम्स और एक्सपीरियंस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन और डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो पेशेंट के सारे सिम्टम्स और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा वो कहता है
कि पेन वर्सन्स आफ्टर स्टैंडिंग फॉर सेवरल आवर्स, रेस्ट एंड आइबुप्रोफेन यूज्ड टू टेक एज ऑफ पेन। उसने कहा कि मतलब जैसे ऊपर वाली अगर आप लाइन पढ़ें, क्लाइंट हैज़ पेन इन लोअर बैक इंस्टेड रिकॉर्ड, क्लाइंट रिपोर्ट्स एकिंग बर्निंग पेन इन लोअर बैक फॉर 2 वीक्स। तो उसने कहा है कि हम इन चीज़ों को आसान भी बना सकते हैं जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा जो है ना बेनिफिट देंगी, कि हम उन चीज़ों को जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको यही मकसद है रीचेक करने का भी, वैलिडेटिंग डाटा का भी, कि जो चीज़ें हमने लिखी हैं हम रीचेक करें कि क्या ये रेलिवेंट है, क्या ये उसके अकॉर्डिंग सही लिखा हुआ है या फिर नहीं सही लिखा हुआ है। Okay, include additional assessment contact when applicable. For example, include information about the caregiver or last physician contact. Okay, students, still required for health assessment. स्किल कौन कौन सी रिक्वायर्ड है हेल्थ असेसमेंट के लिए? जैसे पहले मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, हमने असेसमेंट करनी है, हमने सारा डाटा कलेक्ट करना है, उसको गैदर करना है, उसमें से देखनी है कौन सी चीज़ें काम की हैं, जो हमारे काम की चीज़ें उनको हमने एक साइड पे निकाल देना है। अभी वो स्टिल हमें जो है वो बता, उसके बाद हम लोग चले गए डॉक्यूमेंटेशन पे, हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव देखनी है, कौन सी चीज़ें हम लोगों ने जो है ना वो हमारी जा रही हैं नेवर्स में, और कौन सी जा रही हैं जो पॉजिटिव हैं, जिसमें जैसे हम लोगों ने देखा था कि उसने बताया कि उसको किसी किस्म के लीजन्स नहीं है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। इसके अलावा हम लोगों ने अदर उसकी साइड देखी। इसी तरह अभी मज़ीद जो है ना हेल्थ असेसमेंट की जो बेसिक स्किल्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसमें कॉग्निटिव स्किल आती है, इसमें थिंकिंग प्रोसेस आता है। थिंकिंग प्रोसेस में पेशेंट में कितनी एबिलिटी है, वो किस तरह का सोच सकता है, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आते हैं या वो नेगेटिव वाइब्स के साथ सोचता है। इसके अलावा इसमें हम ये देख सकते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकर है या फिर वो क्यों इतना ज़्यादा किसी बारे में सोचता है। इसके अलावा क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, यूज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी सारी चीज़ें, अपना नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस जो है ना वो यूज़ करके मतलब हमने पेशेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को असेस करना है। उसके अलावा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। साइंटिफिक मेथड एक्सपीरियंस इस पे अप्लाई करेंगे, जिससे हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना है। जो भी चीज़ें हम उससे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप्लाई करेंगे। इसके अलावा साइकोमोटर स्किल्स आ जाता है। असेसमेंट इज़ डूइंग। अफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स इस पर अप्लाई करेंगे। असेसमेंट इज़ फीलिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जो भी चीज़ें हम लोगों ने उसे असेस करनी है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। उसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं एथिकल स्किल्स में। असेसमेंट इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर योर प्रैक्टिस। बेसिकली स्किल्स हेल्थ असेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके में हमारे पास आनी चाहिए चीज़ें कॉग्निटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, साइकोमोटर स्किल और इसके अलावा एथिकल स्किल, ABCDE। और इसके साथ हम लोगों ने देखना है कि इन स्किल्स के साथ हम पेशेंट को किस तरह असेस कर सकते हैं। कोग्निटिव स्किल अप्लाई करनी है हम लोगों ने, उसके साथ हम उसके नॉलेज को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अप्लाई करेंगे, उसके साथ हम उसके मेथड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो भी चीज़ें हम उसके एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, अगर वो मुझे बता रहा है कि प्रीवियसली उसके साथ इस तरह हुआ है या कुछ भी बैड हैपनिंग हुई है, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। साइकोमोटर स्किल्स जो है वो हमें इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर देती है। इसके साथ आ जाता है असेसमेंट इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अगर जब भी हम एथिकल स्किल्स अपनी अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी हर असेसमेंट में हर जगह पे हमारी एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होती है अकॉर्डिंग टू अवर प्रैक्टिस, बिकॉज इसके साथ हम पेशेंट को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो असेसमेंट की स्किल्स में जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके साथ आ जाता है असेसमेंट आ जाती है। इन असेसमेंट क्या होती है, एक थिंकिंग होती है, एक फीलिंग होती है, इसके अलावा एक प्रोसेस होता है डूइंग प्रोसेस, और इसके साथ आ जाता है इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रैक्टिस। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में आ जाता है इनिशियल असेसमेंट, जो पहली असेसमेंट होती है। फोकस असेसमेंट, जिसके साथ हम फोकस कर सकते हैं। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, और इसके साथ आ जाती है इमरजेंसी असेसमेंट। ओके, सो इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या होती है ना, इनिशियल असेसमेंट को कहा जाता है एडमिशन असेसमेंट। जो पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में आया, जो फर्स्ट टाइम पे हमने उसकी असेसमेंट करनी होती है, दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और ऑल्सो कॉल्ड एन एडमिशन असेसमेंट. The purpose are to evaluate the client's health status, to identify functional health patterns that are problematic and to provide. हमने करना क्या है, हमने फंक्शनल हेल्थ कोऑर्डिनेट्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने उससे क्वेश्चंस पूछ लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लेना है, अपना डाटा कलेक्ट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट फोकस करना है आगे. उसके अलावा आ जाता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट. ए प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट कलेक्ट डाटा अबाउट ए प्रॉब्लम दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड. हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट को जो है ना उसकी प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हो गई है. फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज़ है या उसको हाइपरटेंशन है, वो उसकी आइडेंटिफाई हो गई है.
अब हमने जो मज़ीद असेसमेंट लेनी है वो उसकी डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग लेनी है, जो हिस्ट्री हमने कलेक्ट करनी है वो उसकी डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग करनी है. दिस टाइप ऑफ असेसमेंट हैज़ ए नैरो स्कोप एंड ए शॉर्टर टाइम फ्रेम दैन द इनिशियल असेसमेंट. बेसिकली क्या है कि इसका टाइम फ्रेम जो है वो कम होता है, क्योंकि इनिशियल में हमने बेसिक असेसमेंट सारी कलेक्ट करनी होती है, बट जो इसकी असेसमेंट होती है वो थोड़ा कम टाइम फ्रेम, उसमें कम टाइम लगता है. इसके अलावा आ जाता है इन फोकस असेसमेंट. नर्स डिटरमाइन वेदर द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट एंड वेदर द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ चेंज्ड. इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम लोगों ने उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करनी है. उसका प्रेजेंट स्टेटस, उसका पास्ट स्टेटस, जो भी चीज़ें हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है वो सारी हमारी आ जाती हैं प्रॉब्लम फोकस्ड में. This assessment is also include the appraisal of any new overlooked or misdiagnosed problem. An intensive care unit may perform focus assessment every few minutes. Focus assessment जो है वो every few minute में intensive care unit में apply की जाती है. उसके बाद आ जाती है emergency assessment. Emergency assessment takes place in life-threatening situations in which the preservation of life is the top priority. Emergency assessment होती है जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी होती है इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. टाइम इज़ फॉर द असेंस रैपिड